अक्टूबर नवंबर 2023 का पेपर है 1-3। सो लेट्स कंप्लीट दिस पेपर। मेरे पास बेटा इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि अ मोबाइल फोन a mobile telephone has built in इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। मेरे पास एक मोबाइल फोन के पास जो है वो बिल्ट इन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। आई नीड टू गिव टू एग्जांपल्स ऑफ एन इनपुट डिवाइस दैट वुड बी बिल्ट इनटू अ मोबाइल टेलीफोन। मुझे दो एग्जांपल्स देनी है एक इनपुट डिवाइस की दैट वुड बी बिल्ट इनटू अ मोबाइल टेलीफोन। दो और कौन सी एग्जांपल्स आ सकती हैं जो मोबाइल टेलीफोन के अंदर, सॉरी, हाँ, मोबाइल टेलीफोन के अंदर बिल्ट इन होती हैं। तो एक मैं लिख सकता हूँ टच स्क्रीन हो सकती है, और एक और जो है जो काफ़ी सिंपल है वो है कीबोर्ड हो सकता है। एक मोबाइल टेलीफोन है, इसके अंदर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। मुझे दो एग्जांपल देनी है इनपुट डिवाइस की दैट वुड बी बिल्ट इनटू अ मोबाइल टेलीफोन। और भी हो सकती हैं कीबोर्ड, इसके अलावा डिजिटल कैमरा, सेंसर, बायोमेट्रिक भी हो सकता है। Give one example of an output device that would be built into an mobile telephone. One example of yes बेटा, कैमरा भी आ सकता है लेकिन वो उसमें आएगा वन में, वन गेम है। अब बी पार्ट के अंदर गिव वन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस दैट वुड बी बिल्ट इनटू अ मोबाइल टेलीफोन। आउटपुट डिवाइस हमारे पास स्क्रीन हो सकती है या हमारे पास स्पीकर भी हो सकता है। The data storage in the mobile telephone can be measured using different units of measurements. State how many bits are equal to 1 byte. बेटा, एक बाइट के अंदर टोटल 8 बिट्स होते हैं। स्टेट हाउ मैनी किबी बाइट्स, की आई बी इक्वल्स अ मेगा बाइट, एम आई बी। कितने किबी बाइट इक्वल करेंगे एक मेबी बाइट को? मैंने आपको बताया था कि 1 किबी बाइट इज इक्वल्स टू 1024। एक मिनट, इसको मैं उल्टा लिख रहा हूँ। It should be 1024 किलोबाइट्स इक्वल द मेगाबाइट। बेटा 1024 हम यूज करते हैं। द मोबाइल टेलीफोन हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आप लोगों को पर्पजेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास में पढ़ाया है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फंक्शन होता है, 3 मार्क्स के लिए लिखना है। पहला फंक्शन तो ये होता है कि आपके कंप्यूटर का जितना भी हार्डवेयर होता है, इट मैनेजेस योर हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। दूसरा काम ये हो सकता है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, अगर आप लोगों को याद हो मैंने क्लास में पढ़ाया था। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म। और क्या करता है बेटा, इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जी यू आई, सी एल आई। और ये भी कह सकता हूँ कि मैं कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को करता है, प्रोसेस। ह्यूमन, इसके बाद ह्यूमन यूज अ बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर यूजेस बाइनरी। एक्सप्लेन व्हाट इज meant बाय बाइनरी। बाइनरी क्या होता है? Binary has a base 2 that consists of two values such as 1 and 0. That's it for this. इसके बाद बी पार्ट है। बी का पार्ट कह रहा है कि कन्वर्ट द डायनरी नंबर 14, 59 और 234। तो सबसे पहले 14 को कन्वर्ट करने के लिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। सबसे पहले मुझे यहाँ 14 बनाना है, तो 14 के लिए हम्म, ये बन गया है मेरा 14, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0। फिर 59 बनाना है, 59 के लिए 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। ये बन जाएगा मेरा 59, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1। एंड लास्ट में बनाना है 59। 234 बनाना है। 234 के लिए यही होगा 128 + 64 + 32 + 8 + 2।
जी आपके पास आ जाएगा 234। तो इट इज गोइंग टू बी 1110, 1010। यस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर आपसे कहता है कि कन्वर्ट द डेनरी नंबर 9, 26 एंड 65 टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द डेनरी नंबर 9, 26 एंड 65 टू हेक्साडेसिमल। अच्छा जी। मेरे पास सबसे पहले 65 का डेनरी है और ये कन्वर्ट होगा हेक्साडेसिमल के अंदर। तो अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। तो ये आ गया 4, 1। पहले वाले का आंसर आ गया 41। दूसरे वाले का क्या होगा 26 के लिए? 6 + 8 + 4 + 2 + 1, दिस मेक्स इट 21। आई नीड टू मेक 26। अच्छा अच्छा। 16 + 8 + 4, 16 + 8 + 4 इस नहीं 28 हो रहा है। तो 16 + 8 तो मेरे पास आ रहा है 24। और 25, 26, 0 ये आता है बाइनरी में। अब इसको कर देता हूँ मैं इसमें। तो ये आ गया 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0। तो अब मेरे पास आ रहा है 1 और 8, 9, 10। और 0 से 9 इज ए और 10 इज ए। तो इसका आंसर क्या है? 1, ए। इसके बाद है मेरे पास 65। और अब 65 को कन्वर्ट करने के लिए अगेन 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1। ये आ गया 65। अब इसको 1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 0, 1, 0, 0। ये है 41। और जो मेरे पास 9 वाला है वो है सिंपल 9 ही रहेगा वो। हाँ पारस, मैंने कर दिया ठीक। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? 9 वाला तो 9 ही रहेगा इसमें। वो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसका बाइनरी निकालूंगा तो ये आएगा 8, 9। और ये आएगा 1, 2, 4, 8। तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो इट्स गोइंग टू गिव मी 9। ओके। अब आगे चलते हैं। आगे आपके पास लिखा हुआ है कि कन्वर्ट ऑल पॉजिटिव डायनरी नंबर्स 1, 2, 3 टू 8 बिट बाइनरी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब जब भी टूज कॉम्प्लीमेंट की बात है तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 4, 8
16, 32, 64 -128। मुझे चाहिए 123। 123 के लिए 64 प्लस 32 प्लस 16, 64, 32, 16, 8, 4 हटा दो ये तो। अगर मैं ऐड करूँ 64 को, 32 को, 16 को, 8 को, 2 को और 1 को, तो इट विल गिव मी 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1। यस, द आंसर इज 123। Now this is the E part, and here I need to add the binary values. Binary values कौन सी हैं? 0 0 1 1, 0 0 1 1 और 0 1 1 1 1 0 0 0। सबसे पहले 1 और 0 क्या है? 1 1 और 0 क्या है? 1 0 0 क्या है? 0 0 1 क्या है? 1 1 1 क्या है? 0 विथ कैरी 1। 1 1 1 क्या है? 1 विथ कैरी 1। फिर 1 1 क्या आ गया? 0 विथ कैरी 1 और 1 0 इज 1। ये इसका आंसर है। इसके बाद आई नीड टू मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से दैट अ कंप्यूटर हैज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। सर्कल 3 कंपोनेंट्स दैट आर बिल्ट इनटू द सीपीयू। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सीपीयू के अंदर? तो आई कैन सर्कल दैन एक्यूमुलेटर होता है, और कंट्रोल यूनिट भी होता है, और प्रोग्राम काउंटर होता है। सीपीयू की बात हो रही है भाई, हार्डवेयर की। ये नहीं लिख देना रैम रोम मदरबोर्ड जीपीयू, ये नहीं होता। सिर्फ सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो सिर्फ यही है। फिर लिखा हुआ है द सीपीयू है द कैशे कैश मेमोरी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कैश। कैश मेमोरी का पर्पस क्या होता है? पहली बात तो ये कि इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट स्टोर्स frequently used data or instructions to speed up the process or access। इसके बाद है द सीपीयू हैज अ कंपोनेंट दैट रेगुलेट्स द नंबर ऑफ fetch decode execute cycles the CPU can perform in a second। तो स्टेट द नेम ऑफ दैट कंपोनेंट। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सीपीयू का रेगुलेट करता है कि कितने नंबर ऑफ fetch decode execute साइकिल चल रहे हैं 1 सेकंड के अंदर? तो जहाँ पे आपके पास आएगा क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल डिफाइन करता है कि कितने fetch decode execute साइकिल जो हैं वो एक सीपीयू के अंदर चल रहे हैं। फिर है कि द सीपीयू हैज अ कंपोनेंट दैट कैरीज आउट ऑल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। स्टेट द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सिर्फ कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है? दिस इज योर ALU। दिस इज टू बी नोन एज योर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। Question number 4 says that an employee uses a web browser on their computer. Describe the purpose of a web browser। वेब ब्राउजर का क्या काम होता है भाई? इट डिस्प्लेस वेब पेजेस बाय रेंडरिंग HTML, क्योंकि वेबसाइट हमेशा HTML लैंग्वेज के अंदर होती है। आप लोग और भी कुछ लिख सकते हैं। वेब ब्राउजर का क्या पर्पस होता है? हम वेबसाइट्स देख सकते हैं। द एम्प्लॉय वांट हिज पेमेंट डिटेल्स टू बी ऑटोमेटिकली फिल्ड इन व्हेन ही बायज प्रोडक्ट यूजिंग द इंटरनेट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर दैट कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। पेमेंट डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल आउट होती हैं, तो वो स्टोर कहाँ पे होती हैं? वो स्टोर होती हैं कुकीज़ के अंदर, वहीं से वो रिट्रीव होके आती हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर दैट कुड बी यूज फॉर दिस पर्पस। वेब ब्राउजर क्या करता है? इट स्टोर कुकीज़, ताकि वो चीज़ें फिर रिट्रीव हो सकें। द एम्प्लॉय वांट्स टू बी एबल टू क्विकली एक्सेस वेबसाइट दैट ही रेगुलरली यूज। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अ वेब ब्राउजर दैट कुड बी यूज फॉर दिस पर्पस। अपनी जो फेवरेट वेबसाइट्स हैं उन पे आपको अगर फॉरन जाना है तो आई कैन राइट दैट स्टोरिंग बुकमार्क्स, या स्टोर कराना है फेवरेट्स के अंदर। इसके बाद मेरे पास जो है
डी पार्ट है, और डी पार्ट में लिखा हुआ है कि द वेब ब्राउजर यूजेस SSL सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट पर्सनल डेटा सिक्योरली ओवर द इंटरनेट. State how the protocol encrypts secures the data. Yes, that's perfect. It encrypts the data, and it encrypts it by using digital certificate. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन 5 कह रहे हैं कि एरर्स कैन अकर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड. गिव वन रीजन एन एरर में अकर व्हेन डेटा इज ट्रांसमिटेड. कौन सा ऐसा रीजन है जिससे एरर आ सकता है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर आपके कम्युनिकेशन के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस है तो डाटा नहीं होगा, वो डाटा रुक गया, ये जा नहीं रहा, तो कोई किसी किस्म की इंटरफेरेंस है तो आपके डाटा के अंदर एरर आ सकता है क्योंकि वो प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं हुआ. फिर इसका बी पार्ट है. बी पार्ट में कहता है कि सम एरर डिटेक्शन मेथड यूजेस अ कैलकुलेटेड वैल्यू टू चेक फॉर एरर्स. टिक वन बॉक्स टू शो विच एरर डिटेक्शन मेथड डज नॉट यूज अ कैलकुलेटेड वैल्यू टू चेक फॉर एरर्स. अब बेटा इसमें से देखो, जैसे चेक डिजिट है ये भी वैल्यू लेता है, एक चेक सम है ये भी वैल्यू लेता है, पैरिटी चेक भी वैल्यू लेता है, सिर्फ सी ऐसा है जो आपके पास वैल्यू नहीं लेता, तो सी इज द करेक्ट आंसर. इसके बाद ओए, हाँ सही है, इको चेक है. इसके बाद है मेरे पास एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट ARQ कैन बी यूज टू मेक श्योर दैट डेटा इज रिसीव्ड फ्री ऑफ एरर्स. इट यूजेस पॉजिटिव और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट टू डू दिस. एक्सप्लेन हाउ एन ARQ ऑपरेट्स यूजिंग अ पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट. मुझे ये लिखना है कि ARQ कैसे चल रहा है पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट को यूज करते हुए. ये मुझे लिखना है 5 मार्क के लिए. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि टाइमर इज started when sending device transmits data packets to receiver. फिर मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि receiving device checks that the data packets for errors. इसके बाद एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट मैं ये ले सकता हूँ कि once the receiving device knows the packet is error free, the packet is error free, it sends an acknowledgement back to the sender. अच्छा ये देखो कि इसका मैं आंसर लिख कैसे रहा हूँ. नेक्स्ट पैकेट इज सेंड, आपका अगला पैकेट भेज दिया जाता है. और ये भी मैं लिख सकता हूँ कि इफ द sending device does not receive an acknowledgement before timeout occurs. टाइम आउट भी होता है, टाइम आउट occurs, the data packets are resent. इस तरह से आप लोग लिखोगे तो आपका आंसर, आपको पूरे 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे. अच्छा, 1 2 3 4 5, मैंने ये 5 पॉइंट्स लिखे हैं. याद रहे कि पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें पूरी कहानी नहीं लिखनी. मतलब कुछ स्टूडेंट्स इसके अंदर नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी लिखते हैं, लेकिन उसका काम नहीं है, आपने सिर्फ प्रोसेस बताना है. आपने इसमें लिखना है कि जब टाइमर स्टार्ट होगा और एक सेंडिंग डिवाइस से डेटा पैकेट्स ट्रांसमिट होंगे रिसीवर तक, तो रिसीवर चेक करेगा डेटा पैकेट्स को एरर के लिए. अगर रिसीविंग डिवाइस के अंदर कोई भी एरर नहीं है तो वो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और आपका पैकेट सेंड हो जाएंगे. अगर सेंडिंग डिवाइस ने एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजी और टाइम आउट अगर हो गया तो डेटा पैकेट दोबारा से रीसेंड हो जाते हैं जब तक वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती है या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम नहीं पहुंच जाता. आई होप इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा.
You also need to learn how to write these questions. Then I have question number 6. Question number 6 says that a company uses cloud storage to store its data. Tick one box to show which is not a characteristic of cloud storage. Cloud storage का कौन सा characteristic नहीं है? आपका डेटा एक्सेस हो रहा है नेटवर्क पे, ये है। डेटा स्टोर्ड लोकली, ये वाला नहीं है। कभी भी लोकली नहीं होता, क्लाउड के ऊपर होता है। इसके बाद कह रहा है कि एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस फॉर द ओनर ऑफ द कंपनी स्टोरिंग इट्स डेटा इन अ क्लाउड स्टोरेज। अगर कंपनी का ओनर है, वो अपना डेटा क्लाउड पे सेव कर रहा है, तो उसको क्या क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज तो उसको ये होगा कि भाई उसका जो डाटा है, वो डाटा दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। द डाटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी लोकेशन। एक पॉइंट ये हो गया एक मार्क का ये। और दूसरे मार्क के लिए मैं ये भी लिख सकता हूँ कि द कंपनी एम्प्लॉयज the company employees can work from anywhere in the world। तो ये आपके हो गए 2 पॉइंट 2 मार्क के लिए। और क्या मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर? आई कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्टोरेज इफ नीडेड विदाउट बाइंग और परचेजिंग एडिशनल और न्यू हार्डवेयर। मतलब मैं पेमेंट करूंगा और मेरा अपग्रेड हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि एक और चीज़ ये कि क्लाउड सिस्टम जो है आपको क्लाउड स्टोरेज बैकअप योर डेटा एज वेल, बैकअप योर डेटा एज वेल, तो कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैकअप योर डेटा एज वेल, 1 2 3 4। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी स्टोरिंग डाटा इन अ क्लाउड। डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि भाई इंटरनेट हमेशा चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो आपका डाटा नहीं मिलेगा आपको। इंटरनेट कनेक्शन इज रिक्वायर्ड, दैट नीड्स टू बी स्टेबल। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर क्लाउड स्टोरेज के ऊपर सारा डाटा है और देखो स्लो या फास्ट डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, वो क्लाउड स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ ये कि अब आपके पास कंपनी और कंपनी अपना सारा डाटा क्लाउड स्टोरेज के ऊपर ऐड करा रही है, तो ये अब ये भी हो सकता है कि कंपनी का जो ओनर है वो उनको कहे कि आप आउटसाइड वर्किंग आवर्स काम करें, क्योंकि सारा डाटा उनके पास पहले से होगा, ऑफिस आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एम्प्लॉयज कुड बी प्रेशर टू वर्क आउटसाइड ऑफ आवर्स। और यहाँ पे 2 मार्क मिल गए, लेकिन एक और पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरा जो डाटा है, माई डाटा इज एक्सपोज्ड टू रिस्क्स सच एस वायरसेस वगैरह, क्योंकि ये भी हो सकता है, या आपका डाटा जो है वो हैकेबल हैक ना हो जाए। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि देर इज अ फोटोग्राफ दैट टेक्स एन इमेज विद डिजिटल कैमरा, द फोटोग्राफ सेट्स द रेजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ फॉर द इमेज। स्टेट व्हाट इज meant by इमेज रेजोल्यूशन। इमेज रेजोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ पिक्सल्स, या ये भी मैं नंबर ऑफ पिक्सल्स इन एन इमेज, उसकी हाइट और विड्थ के हिसाब से। या मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस इमेज के डायमेंशंस क्या हैं। स्टेट व्हाट इज meant by इमेज कलर डेप्थ। इमेज कलर डेप्थ क्या होती है भाई? कलर डेप्थ होती है द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट ईच कलर। गिव वन बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग द कलर डेप्थ ऑफ द इमेज। क्या होता है अगर मैं उसका कलर डेप्थ इंक्रीज कर दूं? एक बेनिफिट, अ ग्रेटर रेंज ऑफ कलर्स कैन बी सीन। ये भी हो सकता है कि इमेज के पास ज़्यादा डिटेल है, लेकिन आपको कोई भी एक पॉइंट लिखना है।
मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। द फोटोग्राफ compresses द इमेज यूजिंग अ मेथड दैट परमानेंटली reduces color depth and resolution of the image। यहाँ पे बेटा मेथड बताना है, कौन सा कंप्रेशन का मेथड है वो। दिस इज योर लॉसी मेथड। द फोटोग्राफ compresses image using a method that permanently reduces the color depth and resolution of the image। जिसमें आपका नुकसान होगा तो ये लॉसी है। One benefit for compressing the image is to reduce the storage space it uses। Give two benefits of compressing the image। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिससे मेरी इमेज कंप्रेस हो सकती है। अब पहला तो ये है कि इट वुड हैव बीन क्विकर टू ट्रांसमिट और अपलोड। और एक और पॉइंट ये हो सकता है कि नॉट मच बैंडविड्थ विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि डाटा का जो साइज है वही कम हो चुका है। लेस लोड ऑन हार्डवेयर नहीं होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और डायग्रामेटिकल क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है ड्रॉ एंड एनोटेट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रूल ऑफ अ राउटर। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनानी है जिसमें हमें रोल ऑफ राउटर दिखाना है। तो अगर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक रफ स्केच डायग्राम का। सबसे पहले तो आप लोग बनाओगे अपने पास यहाँ पर इस तरह से एक राउटर, और राउटर के साथ आपके डेटा पैकेट्स या आपका आईपी एड्रेस आ सकता है। इसके बाद आप राउटर और से डाटा किसको भेजोगे, अपनी डेस्टिनेशन पे भेजोगे जो आपका रिसीवर है, डेस्टिनेशन डिवाइस। ये आ गई आपकी डेस्टिनेशन डिवाइस। अच्छा, अब होगा क्या, डाटा पैकेट जो है राउटर की हेल्प से, इसकी हेल्प से वो कहाँ पे जाएंगे, डेस्टिनेशन डिवाइस पे, जो आपका यहाँ पर कौन है, रिसीवर है। तो पैकेट्स सेंट टू करेक्ट डेस्टिनेशन। और राउटर का काम क्या और क्या होता है, राउटर इज गोइंग टू एग्जामिन पैकेट्स टू लुक फॉर हेडर दैट हैज द आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो इसमें मैंने प्रॉपर्ली आपको बता दिया कि आपके राउटर का रोल क्या है। तो इसके अंदर टोटल जो है वो 4 मार्क्स हैं। और आपकी डायग्राम को बताना चाहिए सबसे पहले आपकी डायग्राम क्या बताएगी कि आप। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपकी डायग्राम आपको ये बताएगी सबसे पहले कि जो आपका राउटर है वो क्या करेगा, सारे डेटा पैकेट्स को एग्जामिन करेगा। एग्जामिन के लिए क्या करेगा, वो देखेगा कि आपके पास आपका पैकेट हेडर कहाँ है, क्योंकि पैकेट हेडर के अंदर क्या होगा, आईपी एड्रेस का लोकेशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ आपको 1 मार्क मिल जाएगा। फिर होगा ये कि जो आपके डाटा पैकेट्स हैं वो भेजे जाएंगे उसकी डेस्टिनेशन के ऊपर, जो भी उसका फास्टेस्ट रूट है उससे। इसके बाद क्या होगा, राउटर हमें दिखाएगा कि कौन कौन से जो डिवाइसेज हैं वो कनेक्टेड हैं और उनको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। अच्छा, अगर लाइट चली जाए तो परेशान नहीं होना, मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि बारिश तेज हो रही है। राउटर इज शोन कनेक्टिंग डिवाइसेस, ये तो यहाँ पे जो है आपको इन 3 चीज़ों के मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ये 1 2 3 और ये चौथी डायग्राम आप प्रॉपरली बनाते हो तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये लिखना नहीं, मेन जो है सिर्फ ये है, ठीक है। दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ फॉर योर एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है और 10 है और पेपर ख़त्म हो जाएगा, क्लास भी हम एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मैं आता हूँ। तो
क्वेश्चन नंबर 9 मेरे पास क्या है कि एक कंप्यूटर है जिसके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, और टेबल के अंदर जो है वो काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं आपके सेकेंडरी स्टोरेज के। कंप्लीट द टेबल राइटिंग द टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज दैट अप्लाइज टू ईच स्टेटमेंट। सबसे पहले मेरे पास लिखा हुआ है कि डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग पिट्स। सबसे पहले लिखा हुआ है कि डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग पिट्स एंड लैंड। तो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज है वो ऑप्टिकल आएगा, क्योंकि ऑप्टिकल के अंदर ही वो पिट्स और लैंड में स्टोर होता है। वो क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है बारिश वगैरह की वजह से। डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग कंट्रोल गेट्स एंड फ्लोटिंग गेट्स। बेटा ये आपके पास आएगा सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी के अंदर ही कंट्रोल गेट्स और फ्लोटिंग गेट्स होते हैं। डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे मैग्नेटिक स्टोरेज आएगा। डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग लेजर, लेजर में भी आपके पास ऑप्टिकल आता है। और डेटा इज स्टोर्ड ऑन अ प्लेटर दैट इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, तो यहाँ पे अगेन मैग्नेटिक आएगा। टाइप्स ऑफ स्टोरेज मेरे पास याद रहे, ऑप्टिकल है, सॉलिड स्टेट है, मैग्नेटिक है। ऑप्टिकल है जो मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया था। इसके बाद 9 का बी पार्ट है। 9 के बी पार्ट में लिखना है एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। दो डिफरेंस बताने हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज का पहला डिफरेंस क्या आएगा? डायरेक्टली accessed by the CPU, or whereas secondary storage is not directly accessed by CPU. Primary storage is directly accessed by CPU, whereas secondary storage is not accessed by CPU. एक और पॉइंट मैं ये भी लिख सकता हूँ कि प्राइमरी स्टोरेज स्टोर्स डाटा करंटली इन यूज, और सेकेंडरी स्टोरेज स्टोर्स यूजर फाइल्स, मतलब यूजर का जो डेटा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सब। एक और क्या हो सकता है बेटा? प्राइमरी स्टोरेज हैज स्मॉल कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी कम होती है जिसमें रैम रोम आ जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा है। सेकेंडरी स्टोरेज हैज लार्जर कैपेसिटी। .1, .2, .3 और .4। .4 हम यहाँ पे लिखते हैं कि प्राइमरी स्टोरेज हैज फास्टर एक्सेस स्पीड, मतलब उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। फास्टर एक्सेस स्पीड मतलब डाटा तेज़ी से एक्सेस कर लेता है, वेयर एस सेकेंडरी स्टोरेज हैज स्लोअर एक्सेस स्पीड। These are 4 points. Make sure that you might have questions regarding these optical storage, secondary storage, and optical mediums into your exam. And the last question: a car repair garage uses an expert system. Complete the description about the operations of the expert system. This is just from the chapter number 6. तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये, बट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि दिस अ पार्ट ऑफ द पेपर। एन एक्सपर्ट सिस्टम हैज अ नॉलेज बेस। एक्सपर्ट सिस्टम के पास हमेशा नॉलेज बेस होती है दैट कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। द इन्फरेंस इंजन, इन्फ्रेंस इंजन का ये काम होता है दैट इट अप्लाइज द रूल बेस टू द knowledge base to reach the diagnosis for the user, provide the data to system using an interface। तो आप लोगों को ये मैं क्लास में डिस्कस करूंगा तो फिर ये भी समझ आ जाएगा, बट अप टिल नाउ किसी को कोई कंफ्यूजन है? सो दिस पेपर हैज अ बी पार्ट एज वेल। बी पार्ट क्या कहता है? द एक्सपर्ट सिस्टम हैज मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, स्टेट व्हाट इज meant by मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज। मशीन लर्निंग कैपेबिलिटी क्या होती है?
पहली बात तो ये कि इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो दिस मीन्स के इट कैन चेंज इटसेल्फ, अडेप्ट कर सकता है अपने आप को। इट कैन चेंज इटसेल्फ, इट कैन एडिड इट्स ओन डाटा। एआई ये है तो खुद अपने आप को ट्रेन भी कर लेगा, उसको पढ़ाने की समझाने की जरूरत नहीं है। ये भी मैं लिख सकता हूँ दैट इट कैन एनालिसिस patterns and even store result।